बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया है। इसके अलावा ये भी ऐलान कर दिया है उन्होंने कि उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा उनके जीते जी। ये एक बड़ा फैसला है जिसको लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर आकाश आनंद का भविष्य क्या होगा, बसपा का भविष्य क्या होगा। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को जैसे कि जिम्मेदार बताया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम का, तो उनका क्या रोल रहा, पर्दे के पीछे बसपा में क्या चल रहा है, इस वीडियो में आपको ये सब बताने का प्रयास रहेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं आकाश आनंद का जवाब आया है। इस पूरे जो विवाद है, जो कंट्रोवर्सी है, जो फैसला हुआ है, उस पर आकाश आनंद का जवाब आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। तो कुल मिलाकर आकाश आनंद ने एक भावुक ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा है कि ये फैसला उनको मंजूर है और वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करते रहेंगे। इससे ये भी साफ हो जाता है कि काडर में रहेंगे आकाश आनंद को पार्टी से नहीं निकाला गया है, वो कार्यकर्ता की तरह काम करते रहेंगे, मगर उनका रोल क्या रहेगा अब ये समझने वाला है। और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों आखिर मायावती को ये फैसला लेना पड़ा। हमारे साथ कबूल जी हैं। कबूल जी बसपा पर एकदम पैनी नज़र रखते हैं और लगातार अपडेट आपको देते रहते हैं। अभी हाल में जो अशोक सिद्धार्थ को हटाने का फैसला हुआ था तब भी हमने बताया था कि क्या कुछ चल रहा है और अब आकाश आनंद को किनारे लगा दिया गया है। कबूल जी क्यों ये नौबत आई? सौरभ भाई, इसकी औपचारिक घोषणा तो कल हुई रविवार को, लेकिन आकाश आनंद को हटाने की जो मुहर है वो 17 फरवरी को दिल्ली में ही लग गई थी। अच्छा। 12 तारीख को मायावती अशोक सिद्धार्थ पे एक्शन लेती हैं। 5 दिन के बाद दिल्ली में उत्तर प्रदेश छोड़ के तमाम कोऑर्डिनेटरों की बैठक होती है। दिल्ली में मायावती बैठक लेती हैं। उस बैठक में मायावती साफ कह देती हैं कि आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया गया है। उसकी जो है कल देखिए औपचारिक बयान और खासतौर से प्रेस रिलीज में बात कही गई। उसके पीछे दरअसल ये कारण रहा, एक आकाश आनंद जो है, क्योंकि आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, और जब अशोक सिद्धार्थ पे एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन जो है आकाश आनंद की तरफ से मायावती जो उम्मीदें चाह रही थी वो नहीं आया। पहली बात तो ये है कि उस मायावती के फैसले का ना आकाश आनंद ने कहीं वेलकम किया, ना कोई ट्वीट किया, रिट्वीट किया, जैसे तमाम वो करते हैं, उसको नहीं किया। तो एक बात तो ये है कि मायावती को कहीं ना कहीं इस बात का लगा, और ख़ास तौर से जो आकाश आनंद एंटी गुड पार्टी में है उसने इस बात को एस्टेब्लिश करने में सफल रहा कि मायावती जी आपके फैसले से आकाश आनंद खुश नहीं है, क्योंकि अब राजनीतिक उनके ऊपर जो असर है, जो कल के खास तौर से मायावती के बयान में है या जो उनकी प्रेस ली जाई है, उसमें साफ है कि उनके प्रभाव में अब अशोक सिद्धार्थ का ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर है। एक ये कारण है। अब बात होती है कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। पहली कहानी ये है कि दरअसल आपको ये तो सबको पता ही है कि जो है आकाश आनंद 2016 में जब विदेश से पढ़ के आते हैं 15 में, उसके बाद मायावती उनको पार्टी अपने साथ रखती हैं, लंबे समय तक उनको करती हैं। पहली बार वो उत्तर प्रदेश में चर्चा में 2017 में आए थे जब सहारनपुर में दंगा हुआ था, है ना जी। और उस वक्त हिंसा के बाद वो मायावती जब गई थी तो उनके साथ जो है आकाश आनंद थे। उसके बाद आकाश आनंद लगातार मायावती के साथ रहे या बैठकों में शामिल होते रहे। मायावती ने उनका परिचय कराया है, मेरा भतीजा है, तमाम तरह की चीज़ें होती रहीं और इस तरह से मायावती उनको राजनीतिक तौर पे परिपक्व बनाती रहीं और सिखाती रहीं कि कैसे राजनीति की जाती है, कैसे नहीं। बसपा के जो तौर तरीके हैं वो मायावती उनको बताती रहीं जी। ये काम चलता रहा। 2019 के चुनाव में आप एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि आकाश आनंद आज नाम सुन रहे हैं लोग, ये नाम आकाश कुमार हुआ करता था और ये नाम आकाश आनंद 2017-19 के लोकसभा चुनाव में जो मायावती ने पहली रैली की थी सहारनपुर में, उस सहारनपुर रैली में अगर आप वो उस वक्त की जो लाइव अगर कोई वो वीडियो मिल जाए देख लीजिएगा, उससे पहले आकाश कुमार लिखा जाता था। उस रैली में बाकायदा जो परिचय हुआ उसमें जो उनके उस वक्त प्रचारक थे एक शमसुद्दीन राइन थे, उन्होंने उस वक्त प्रचार करते हुए उसमें कहा कि आकाश आनंद नाम लिया, उसमें उनके पिता के नाम को भी जोड़ दिया और वो चीज़ वहाँ पे आकाश आनंद के पिता भी थे और ये और सतीश चंद्र मिश्रा थे। सतीश चंद्र मिश्रा से पहले नाम लिया उनका, तो एक तरह से उनका नाम आकाश कुमार से आकाश आनंद तब पड़ा। एक चीज़ ये जान ली। फिर दूसरी बात आती है
कि वहीं से वो राजनीतिक मंच पे आते हैं, जनसभाओं को संबोधित करने लगते हैं। फिर वो एक तरह से राजनीतिक तौर पे उनको ढांचना शुरू कर देती मायावती, जनता के बीच में ले जाने लगती हैं। तो ये दिखता है। और उसके बाद ख़ास तौर से 2022 में मायावती उनको जो है रामजी गौतम के साथ में नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे लगाती हैं। उसी साल जो है आप देखिए कि अशोक सिद्धार्थ की बेटी से उनकी शादी होती है। रामजी गौतम वो आदमी हैं जिसको अशोक सिद्धार्थ कभी राजनीति में लेके आए थे और उनको आगे बढ़ाने का काम बहुत अहम तरीके से किया। अभी तक जिस कुर्सी पे मायावती की बैठक में आकाश आनंद बैठा करते थे, कल उस कुर्सी पे रामजी गौतम बैठे नजर आए। रामजी गौतम भी दलित समुदाय से आते हैं, लखीमपुर खीरी से हैं और बसपा के उन नेताओं में से हैं जो अपने आप को मायावती के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर, भविष्य के तौर पर देख रहे हैं, जिनका राजनीतिक कद बहुत तेजी से बसपा में बढ़ा है। उनमें से एक नेता है। कभी अशोक सिद्धार्थ जब बसपा में बसपा का अपने वर्चस्व रहा करती थी सौरभ भाई, उस वक्त आपको याद होगा कि 2019 से पहले एक जयप्रकाश हुआ करते थे जिनको मायावती ने एक बयान के बाद निकाल दिया था। मायावती वो भी अपने आप को सियासी उत्तराधिकारी समझते थे और वो जयप्रकाश बसपा के नेता थे, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। उससे पहले एक नेता हुआ करते थे वीर सिंह, वो भी मायावती के सियासी उत्तराधिकारी अपने आप को मानते थे और या कहा जाता था, उनको भी लगाया जाता था। और वीर सिंह की एक समय वाकई वर्चस्व था। वीर सिंह तमाम राज्यों का जिम्मेदारी देखते थे। वीर सिंह और जयप्रकाश की जोड़ी काफ़ी तगड़ी रही है। अशोक सिद्धार्थ की राजनीतिक तौर पे जो सियासी बुलंदी मिलती है वो 2007 में मायावती के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो आते हैं, फिर एमएलसी बनते हैं, फिर राज्यसभा जाते हैं। लेकिन वो बुंदेलखंड के सौरभ भाई प्रभारी रहते हैं। कानपुर क्षेत्र में रहते हुए वो बुंदेलखंड के पास रहते हैं और बुंदेलखंड में उस वक्त जो है रामजी गौतम को अपने साथ लगाते हैं। मैं दरअसल ये बताना चाहता हूं कि रामजी गौतम, अशोक सिद्धार्थ, ये दोनों के बीच जो राजनीतिक सहमत का खेल है उसकी बलि जो है वो चढ़े हैं आकाश आनंद। अब आकाश आनंद जो उसकी बलि चढ़े हैं उसमें यह कि अशोक सिद्धार्थ ये मान रहे थे कि रामजी गौतम हमारे सबसे करीबी आदमी हैं, अगर इनके उसमें आकाश आनंद की जो है अगर तरक्की होगी वो तो ज़्यादा उनको लिए, क्योंकि उनके दामाद भी हैं तो निश्चित तौर पर कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन रामजी गौतम की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्होंने अपना भी एक कैडर तैयार कर लिया है। आजकल सबसे करीबी बताया जा रहा है उनको। हाँ, तो कैसे वो चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं होते वो इस तरह से। आप देखिए कि जब आपको याद होगा सौरभ भाई 2023 के लोग जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इनके चुनाव थे तेलंगाना की, तो इसमें जिम्मेदारी आकाश आनंद के साथ और रामजी गौतम दोनों लगे थे। दोनों लगे थे। उस वक्त सारी चीज़ें सही थी। आकाश आनंद 14 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में राजभवन जाके दलित एक लड़की की हत्या, आदिवासी की, उसके मामले को लेकर, कानून व्यवस्था के मामले को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, पैदल करते हैं। बसपा में बहुत दिन बाद दिखा था। उस वक्त सब कुछ ठीक था। उनके साथ रामजी गौतम हर जगह कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। लेकिन जब बात टिकट वितरण की आई तो वहीं से दोनों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। आकाश आनंद रामजी गौतम के। दरअसल रामजी गौतम जो बसपा का एक तौर तरीका है, किताब वाला जो स्टाइल है, वो राजनीति करना चाहते थे। तो आकाश आनंद कहना था कि जो पार्टी के वफादार नेता हैं, कैडर नेता हैं, उनको दिया जाए और वो जो है किताब की उसमें फले फूले नहीं, जो एक बसपा में है कि क्या लेन देन होता है क्या नहीं, मैं इसको, तो वो जो खास तौर से चीज़ें हैं वहीं से रिश्ते बिगड़ने हुए। और इतनी बात हो गई कि वहाँ से चीज़ें उन्होंने जो मायावती को फीड किया गया तो वहीं से जो है आकाश आनंद का ढलान शुरू हो जाता है। वहीं से चीज़ें, वहीं से अशोक सिद्धार्थ फिर आकाश जो है अपना बैकअप करना शुरू करते हैं किसी तरह से कि आकाश आनंद को वो थोड़ा सा राजनीतिक, क्योंकि उनके दामाद होने नहीं आते, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि वो खुल के नहीं होते हैं लेकिन होते हैं। वो दक्षिण के प्रभारी होते हैं, लेकिन जो आकाश आनंद जहाँ भी रहते हैं वहाँ थोड़ी सी चीज़ें वो ना दखल करते हैं। चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो या दिल्ली चुनाव में भी, तमाम जगह उनकी दखल अंदाजी पार्टी के नेताओं द्वारा दी गई। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ तक थी। अब बात आती है कि जब खास तौर से चीज़ें हुई कि इतनी ज़्यादा शिकायतें तब हो गई जब दिल्ली अभी आगरा में अशोक सिद्धार्थ की जो बेटे की शादी हुई, तो उससे पहले एक दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में दक्षिण राज्य के तमाम नेताओं को बुलाया गया। 7 तारीख को कार्यक्रम था और वो मेहंदी की रस्म क्या एक रस्म थी उसका कार्यक्रम था, उसमें बुलाया गया और उसमें बहुत सारे नेताओं ने बुलाया गया। लेकिन कुछ नेताओं को मैसेज उसी रात जो है
जो उत्तर प्रदेश के कुछ नेता हैं उनको अशोक सिद्धार्थ ने उसी रात में मैसेज किया निमंत्रण तौर पे। फिर उसके 2 दिन बाद जो है आगरा में शादी हुई, उसमें जो है बसपा के बहुत सारे नेता, खासतौर जो पार्टी के बड़े नेता, उनको नहीं बुलाया गया था। वो बात जो है कहीं ना कहीं शिकायत होती मायावती को, मायावती उस बात को लेकर मायावती के अंदर इतना भर दिया जाता है। शादी में तमाम बसपा नेताओं को निमंत्रण न देना एक बड़ा मसला बनना, मुझे लगता है बड़ा मसला है। टर्निंग पॉइंट यहीं से बना। अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ जो है खासतौर से ये बताया गया कि अशोक सिद्धार्थ जो है कि कैसे पार्टी में अपना रुतबा जमाना चाहते हैं, लॉबिंग कर रहे हैं आकाश आनंद के लिए, और वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा महत्व, आपसे ज़्यादा महत्व जो है वो आकाश को दे रहे हैं। उसके लिए ये भी बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कैसे आकाश आनंद के प्रचार आ रहे थे, उनके इंटरव्यू हो रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है अशोक सिद्धार्थ के वजह से ही कोशिश की जा रही थी। तो एक तरह से ये कि अशोक मतलब मायावती किसी भी तरह से अपने जीते जी नहीं चाहती हैं कि पार्टी में कोई उनसे बड़ा कद का नेता इस्टेब्लिश हो सके। निश्चित तौर पे क्योंकि आकाश आनंद को चाहती हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा कद हो जाए कि उसके सामने वो दब जाए। इसी इनसिक्योरिटी में मायावती ने अब तक राजनीति में तमाम काशीराम के साथियों को हाथी से उतार के पैदल कर दिया है। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे इंद्रजीत सरोज हों, तमाम आप उठा के नेता देखिए, आर.के. चौधरी से लेके बरखुर, मतलब बड़ी लंबी लाइन है ऐसे नेताओं की बरखुर, मतलब कि जिनके बस में 1 मिनट नहीं लगा, मायावती ने उनको पैदल कर दिया है। ऐसे में मायावती जब खास तौर से ये बात हुई तो जो एक तरह से पार्टी में एक बड़े गुट नेता हैं जो आकाश आनंद की राजनीतिक तौर तरीकों को पसंद नहीं कर रहे थे, उन सारे नेताओं को मिल गया। अशोक सिद्धार्थ क्योंकि पार्टी में थे, तो पार्टी में रहते हुए काम कर रहे थे, तो बहुत सारी उनकी एंटी लॉबी भी है। अशोक सिद्धार्थ की भी बहुत सारे तौर तरीके हैं जिसको मायावती पसंद नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूँ सौरभ भाई, मुझे 4-5 महीने पहले पता चला था कि मायावती अशोक सिद्धार्थ से खुश नहीं है। तो मैंने दरअसल बात हो रही थी उस बसपा के नेता से कि आकाश आनंद को लेके, तो उनका आकाश आनंद से मायावती उतनी नाराज नहीं है, जो नाराज हैं वो अशोक सिद्धार्थ हैं। अशोक सिद्धार्थ की वजह से ही आकाश आनंद को भी मायावती, खासतौर से जब मायावती पे एक्शन, जब आकाश आनंद पे आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन हुआ था, उसके बाद हमारी नेताओं से बात हुई तो उन नेताओं ने मुझे बताया कि नाराजगी जो है वो अशोक सिद्धार्थ से है। तो यानी कि मायावती अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली चुनाव से नहीं, पहले से नाराज थी। उस मामले में शादी में जो बसपा के चुनिंदा नेताओं को बुलाना, वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया। एक चीज़ ये कहीं ना कहीं अशोक सिद्धार्थ के लिए उल्टा पड़ा, और निश्चित तौर पे अशोक सिद्धार्थ की तमाम चीज़ें रही हैं जो उनके लिए हानिकारक साबित हुई। दूसरी चीज़ आप देखें सौरभ भाई, तो आप देखिए कि जब खास तौर से बसपा में तमाम लॉबी है, अलग है, मायावती मान में क्या चलता है, कब वो माफ करें, लेकिन जब अशोक सिद्धार्थ पे एक्शन हुआ, एक्शन होने के बाद जो है आकाश आनंद की तरफ से एक तरह से ये नहीं दिखा कि मायावती के फैसले को लेके वो कैसे अपने सुप्रीमो के फैसले, जैसे आज उनके कल एक्शन हुआ, आज उनका उसमें डिफेंसिव मोड में एक तरह से अपना जो उनका वो आया है, ट्वीट आया, उस पर रिएक्शन आया है। इस तरह से अशोक सिद्धार्थ के एक्शन पे जो है आकाश आनंद का कोई रिएक्शन नहीं आया। वो चीज़ एक बड़ी मायावती को लगता है कि आकाश आनंद के खिलाफ गई है। एक बिल्कुल अशोक सिद्धार्थ का गुस्सा था, पर आकाश आनंद पर वो उतना हावी नहीं हुआ था। मगर जैसे उनको हटाया गया उसके बाद आकाश आनंद का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया उसको लेकर, कोई सपोर्ट उन्होंने नहीं दिखाया मायावती के एक्शन पर। तो ये भी आपका एक बड़ा फैक्टर बना कि कहीं ना कहीं सहानुभूति है अपने ससुर के प्रति, ये मायावती के मन में बात आई। ये नहीं होती तो कल के आप उनका बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि बसपा आकाश आनंद के खिलाफ, अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ एक्शन होने के बाद उनकी बेटी का क्या प्रभाव जो है आकाश आनंद पे है, एक चीज। दूसरी तरफ यह है कि उसकी जो पत्नी है उसका प्रभाव आकाश आनंद पे कितना है, ये चीजें ये बता रहा है कि उस बात को लेके मायावती, और ये सकारात्मक हमें नहीं मिला। आगे उनका बयान है कि पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। यानी कि जो अशोक सिद्धार्थ पे एक्शन हुआ, वो एक्शन के बाद जो आकाश आनंद का झुकाव था वो मायावती की तरफ झुकाव ना होने की वजह से वो ज्यादा झुकाव जो है वो अशोक सिद्धार्थ की तरफ दिख रहा है। ये मायावती के उस बात के ट्वीट से अंदाजा लग रहा है। अब आकाश आनंद के मन में क्या है क्या नहीं, दरअसल मुझे लगता है सौरभ भाई कि इस चीज़ों पे जो खास तौर से कोहरा छाया हुआ था, तमाम चीज़ें थीं, उस पर आकाश आनंद की तरफ से कोई सफाई पेश नहीं हुई या उनके तरफ से कोई ऐसी बात नहीं रखी गई जो बहुत क्लियर कर सके। जैसे उनके एक्शन के खिलाफ अगर उनका एक बार, जैसे आज उनके खिलाफ एक्शन हुआ तो उस पर उनका बयान आ गया। ये वही तरह का बयान है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको हटाया गया तो कहा गया कि मैं बहन जी के हर फैसले के साथ खड़ा हूँ। कुल मिला के आकाश आनंद ने सरेंडर कर दिया। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि आकाश आनंद की जगह जैसे नेशनल कोऑर्डिनेटर उनके पिता आनंद कुमार को मायावती ने अपने भाई को बनाया है,
तो ये इसके पीछे क्या कहानी है कि आकाश आनंद पसंद नहीं, पर उनके पिता अपने भाई उन पर भरोसा भी है? हाँ देखिए, उनके भाई पे लगातार भरोसा है। आकाश, देखिए बसपा के अगर राजनीति को समझिए सौरभ भाई, आकाश आनंद इतने दिन आनंद कुमार जो मायावती के भाई हैं वो कब से राजनीति में? मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, लेकिन कभी भी क्या वो मीडिया में लाइमलाइट में आए, कभी हाईलाइट में आए, कभी चर्चा में आए? वो हमेशा मायावती के छाया के नीचे बने रहे। जो भी रहा उनका बहुत ताकतवर, नोएडा के अंदर तूती बोलती थी, तमाम चीज़ें थी उत्तर प्रदेश में 70 में रहते हुए, लेकिन उनका सियासी कद कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो एक लीडर के तौर पे है। जो कुछ भी है वो मायावती के रहमो करम पे है। लेकिन आकाश आनंद एक लीडर के तौर पे स्टेब्लिश हो रहे थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव में प्रचार हो या जनता के बीच कनेक्शन हो या पैदल यात्रा हो, तमाम चीज़ें जो एक लीडर के तौर पर उनको स्थापित कर रही थी। उनकी एक अलग लोकप्रियता बढ़ रही थी, जहाँ रैलियाँ हो रही थी वहाँ आकाश आनंद के जिंदाबाद नारे लग रहे थे। कल आकाश आनंद को हटाया गया तो सोशल मीडिया पर आकाश आनंद ट्रेंड करने लगे, आकाश आनंद के प्रति लोगों की सहानुभूति दिखने लगी, बसपा के कैडरों में, कार्यकर्ताओं में दिखने लगी। ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ मायावती को बर्दाश्त नहीं है कि मायावती चाहती हैं कि बसपा में रहते हुए उनके आगे किसी की नहीं। तो एक बात तो है कि इनसिक्योरिटी बसपा मायावती को लेके हमेशा से रही है बसपा में। बिल्कुल। अब इसमें ये सवाल ये उठता है, जो भाई हमने पूरा एपिसोड समझ लिया कि भाई कहानी क्या है, आकाश आनंद पर एक्शन हुआ क्यों है, उनके पिता का चुनाव क्यों हुआ है, मायावती क्या सोच रही है, उनके मन में क्या चल रहा है। अब सवाल जो सोशल मीडिया पर भी है और मुझे लगता है कि जो आम लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अभी एक्शन के बाद इसका रिएक्शन क्या होगा, आकाश आनंद का भविष्य क्या होगा, बसपा का भविष्य क्या होगा, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए सौरभ भाई, आज की तारीख में बसपा की जो स्थिति है, पहली बात है कि आकाश आनंद अपने मायावती का विश्वास खो चुके हैं। जब तक वो विश्वास दोबारा से बहाल नहीं करते, वो स्थिति फिर मतलब कोई स्पेस नहीं मिलेगा। विश्वास पहली बहाल बात, करने के लिए विश्वास लॉयल्टी उनको दिखाना होगा कि जो मायावती ने कल अपने बयान में कहा है कि आपका लगाव अशोक सिद्धार्थ की तरफ ज्यादा है, वो दिखाना होगा कि नहीं, मैं अशोक सिद्धार्थ के साथ नहीं, बहन जी जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, मेरा अशोक सिद्धार्थ के साथ, आपने मेरी शादी उनके घर में कराई है, शादी होना तक वो है, लेकिन हमारा जो लॉयल्टी है, मेरा झुकाव है, मैं आपके राजनीतिक मार्गदर्शन में। हालांकि आज उनके ट्वीट से ये बात लगा, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारा राजनीतिक करियर खत्म हो गया। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि बसपा में उनका राजनीतिक करियर फिलहाल के लिए है, लेकिन एक दरवाजा, एक खिड़की अभी खुली हुई है, उनकी ब्रेक लगा है, बंद नहीं हुआ है, एक चीज है, लेकिन उसके लिए करना होगा। अभी इस आकाश आनंद के लिए यही है कि पार्टी में उनको पद से हटा दिया गया, लेकिन एक बसपा के सदस्य के तौर पे अभी भी हैं, उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया, तो यानी एक कार्यकर्ता के तौर पे उनको काम करते रहना चाहिए। मुझे लगता है एक चीज़ है, लोकसभा, अब क्योंकि आकाश आनंद एक बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, तो लोगों को लगता है कि आकाश आनंद बिजनेसमैन के तौर पे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि साइलेंट रहना ज़्यादा बेहतर है। आज के ट्वीट के बाद उनको पार्टी से ज़्यादा रहना चाहिए, एक कार्यकर्ता के तौर पर उनको काम करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, मायावती का जो विश्वास उनसे उठा है वो दोबारा से जीतना, वो बहुत मुझे लगता है मुश्किल है। और वो विश्वास बहाल तभी हो सकता है जो अपने पिताजी के जरिए, आकाश आनंद के जरिए, आनंद कुमार के जरिए, उसको लेके जो मायावती के दिल में जिन लोगों ने भरा है या बैठी हुई मैल है, उसको साफ करने की उनको कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि और दूसरे तरीके, क्योंकि अभी उनका राजनीतिक कैरियर 8-9 साल का राजनीतिक कैरियर सौरभ भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, आक्रामक नेता के तौर पे, युवा दलित चेहरे के तौर पे ज़रूर उभरे हैं, लेकिन ये नहीं है कि अपनी राजनीतिक धारा अलग खड़ी कर ले जाएं। ये अभी राजनीतिक बिल्कुल, जैसे कि मैं नहीं है। अब ये भी समझना चाहूँगा कि बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि भाई जैसे आकाश आनंद लोकसभा चुनाव के दरमियान बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसको लेकर बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा रही कि देखिए बसपा में कोई नया लीडर आया है जो मुखर होकर बात कर रहा है, विपक्ष की तरह बात कर रहा है, फिर उनको साइडलाइन कर दिया गया। इस बीच अगर देखा जाए तो आंदोलनों के स्तर पे आप देखेंगे तो बहुत कुछ बसपा की तरफ से होता नहीं है। जो लोकसभा के नतीजे हों, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे हों, वो एकदम ना के बराबर रहे। भाई लोकसभा में तो खाता नहीं खुला, विधानसभा में खाता खुला था, एक सीट आई थी। तो ऐसे में भाई बसपा जो वैसे ही एकदम अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और उसके बाद उसमें लीडरशिप को लेकर ये टकराव चल रहा है, तो ऐसे में बसपा कैसे वापस से ट्रैक पर आ सकती है? कोई गुंजाइश दिखती है? सौरभ भाई, बहुत अहम बात है। निश्चित तौर पे आप देखिए कि देश की राजनीति में जो एक आंदोलन से निकली पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक दलित राजनीतिक चेतना जिसने समाज में जगाया, अति पिछड़ों बहुजनों की पॉलिटिक्स की,
उसका राजनीतिक हाशिया जाना बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत दुख हो रहा है। एक बड़ा वो है, एक दलित राजनीति का खत्म हो जाना जो उभरा अभी, खास तौर से आप देखिए उसका राजनीतिक कैरियर 1984 गठन से लेकर अब तक कितने साल हुए हैं सौरभ भाई, 5 दशक भी अब उसका नहीं सफ़र पूरा हुआ है। ऐसे दौर में अगर बसपा का ढलान होता है तो बहुत बड़ी झटका है। लेकिन जिस तरह से आपने बहुत तमाम बात कही, बसपा लगातार 2012 से सत्ता से बाहर होने के बाद हर राज्य में उसका जनाधार घटा है, कैडर में लगातार उसकी गिरावट आई है। तमाम जो बड़े जनाधार के नेता थे तमाम पार्टी छोड़ के चले गए। काशीराम ने जो बहुजन की पॉलिटिक्स शुरू की थी वो जाटो पॉलिटिक्स तक आगे सिमट गई है बसपा में। दलित तमाम नेता छोड़ के चले गए हैं, जो गुर्जर और दलित बहुजन तमाम कुर्मी बड़े लीडरशिप मायावती ने जो मौर्य कुशवाहा बड़े लीडर थे। हाँ, इन सबको जो काशीराम ने जोड़ के या मायावती ने जोड़ के एक जो बहुजन सर्वजन की राजनीति की, वो धीरे धीरे आके आज ये हालत हो गई है कि लोकसभा चुनाव में उसको मतलब आप वोट मिलता है 9.5% के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या स्थिति बसपा की है। एक चीज़ है, बसपा अपने वाकई बहुत बुरी दौर में है। ऐसी जगह मायावती खड़ी है जहां तमाम राजनीतिक दल और चंद्रशेखर जैसा एक राजनीतिक युवा चेहरा दलित खड़ा हो रहा है। उधर जयप्रकाश, जो मैंने बताया कि जो अभी बताते थे, जयप्रकाश अलग अपनी एक राजनीतिक धारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम जो बाम सेफ लोग हैं या बसपा के कैडराइज है या काशीराम के दौर के लोग हैं, साइडलाइन हैं, उनके साथ मिलजुल के कुछ नई कवायद में जुटे हुए हैं। वो लगातार मैं पिछले 2-3 महीने से उनको वॉच कर रहा हूँ। हर रोज़ किसी न किसी वो बाम सेफ या साइड लाइन में पड़े हुए कैडर के लोग उनके साथ मिल रहे हैं। 2 चीज़ तो ऐसे में बहुत मुश्किल है। और आकाश आनंद पे एक्शन हो जाना, खासतौर से जो बसपा में यूथ में एक नई उम्मीद की किरण जाग रहे थे, मुझे लगता है कि आकाश आनंद की थोड़ी सी गलती यहाँ और है कि वो जो पार्टी के लीडर हैं उनके विश्वास में या पार्टी के ढांचे में अपने आप को फिट नहीं कर सके। जो बसपा का अपना ढांचा है वो राजनीति में, क्योंकि अभी भी राजनीति में आए थे, वो राजनीति के दांव पेच को उस तरह से नहीं समझते थे। ये चीज़ें हैं। अब यह है कि बसपा जिस तरह से घट रही है, बसपा कैसे खड़ी हो सकती है, ये आपने कहा। तो सबसे पहली बात जो खास तौर से जनता और जो बसपा कैडर के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि बसपा के जीतने का विश्वास खत्म हो गया है। अब किसी को नहीं लगता कि बसपा का हम वोट देंगे तो बसपा जीत जाएगी, क्योंकि बसपा का वोट दिन भर तमाम बड़े नेता, मजबूत नेता लड़ने के बाद भी बसपा अगर चुनाव हार रही है, बसपा का वोट घटता जा रहा है, तो सबसे पहली कमी है कि बसपा के लोगों में अब ये विश्वास नहीं रह गया कि हम बसपा को वोट दे रहे हैं तो जीत जाएगी। जो ये अविश्वास पैदा हो गया है, इसको विश्वास में बदलना, इसके बदलने का काम मायावती खुद कर सकती हैं, क्योंकि बसपा जो मौजूदा दौर की राजनीति है उसके तौर तरीके सौरभ भाई बदल गए हैं। जनता वोटर चाहता है कि उनका जो नेता है, क्योंकि जो काशीराम ने राजनीति की थी उसके नाम पर फसल मायावती 4 बार काट चुकी हैं, मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अब बसपा को के कैडर को, दलित समाज को, बहुजन समाज को एक नई बात उनके सामने रखनी है, उनकी नई चेतनाओं को सामने रखना है। जो सामाजिक न्याय की बात थी वो तो अभी जैसे थोड़ी सी बनी हुई है, लेकिन जो दलितों के मामले थे कि दलितों को बहुत राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म है, उनका राजनीतिक हाशिए पे है, कोई दलित लीडरशिप नहीं है, तो वो काशीराम ने खड़ी की थी। उसके नाम पे मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अब बस जो दलित समाज है उसकी अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा है। अब आज की अपेक्षाओं के हिसाब से मायावती को या बहुजन समाज पार्टी को उनकी अपेक्षाओं पे वो करना होगा। दूसरी बात यह कि बसपा का जो वोट घट के चला गया है, जो बहुजन की पॉलिटिक्स बसपा की हुआ करती थी वो घट के आज जाटो पॉलिटिक्स पे सिमट गई है, या जाटुओं में भी 50% या 60% के पास आज जाटो समुदाय है। उस तरह से जो दलितों का विश्वास है, दोबारा से बहुजन का विश्वास और दलित समाज का विश्वास को जीतना होगा, एक चीज़। दूसरी बात है बसपा को तमाम चीज़ों पे, सड़क पे भी दिखना होगा। मायावती के जो कार्यकर्ता है, आप देखिए बसपा कार्यकर्ता, उसकी एक ही शिकायत है सौरभ भाई, उसको ना कोई आज भी उसके पास चले जाइए कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या उम्मीद रखते हो, वो चाहता है कि हमारा नेता हमारे पीछे आए। वही कहता है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं या घटनाएं हैं जहां पे उनका नेता नहीं दिख रहा है। तो मायावती को अपने बंगले से निकल के, खास तौर से कैडर के बीच में, जो मायावती एक समय साइकिल चला के यात्रा करती थी, हालांकि उनके ये लिए सुरक्षा का मामला है, उनकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बसपा को दोबारा से जिंदा करना है तो मायावती को अपनी कोठरी से बाहर निकलना होगा, दहलीज से बाहर कदम निकाल के। वो बसपा जो पहले कभी हुआ करती थी काशीराम के दौर में, जिस तरह से मायावती राजनीति करती थी, मुझे उस राजनीति में अगर वो मायावती उस तरह की राजनीति करती हुई दिखती हैं, मंडलों में जाती हैं या जिलों में जाती हैं, जिलों में बैठने का, जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकें होती हैं, अगर मायावती इन बैठकों को, हम देख रहे हैं सौरभ भाई कि बसपा के कैडर कैंप लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मगर बहुत कम लोग आ रहे हैं। अगर वो कहीं ना कहीं जो अब लखनऊ मंडल की अगर बैठक, तो लखनऊ में मायावती करती हैं तो जायज माना जा सकता है, लेकिन अगर सहारनपुर मंडल की बैठक है या मुरादाबाद मंडल की बैठक है, अगर मायावती इसको भी लखनऊ में करती हैं तो थोड़ा सा ये नहीं। इस बैठक को अगर मायावती मुरादाबाद में ही करें
तो मुरादाबाद के नेताओं के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको खास तौर से कनेक्शन हो। बसपा में जो तमाम नेता चले गए हैं, जनाधार वाले नेता, उनको लाने की जरूरत है। नए जो है बहुजन की राजनीति के या दलित अति पिछड़े जो नेता हैं, उनको फिर से खड़े करने होंगे जो हैं। अगर ये सब मायावती कर ले जाती हैं तो मुझे लगता है कि बसपा दोबारा जिंदा हो सकेगी। लेकिन फिलहाल मुझे जो बसपा की राजनीति दिख रही है सौरभ भाई, वो इस दिशा में बढ़ती दिख नहीं रही। बिल्कुल, तो तमाम बातें हमने की, खासतौर पे जो मायावती ने फैसला लिया है आकाश आनंद को लेकर, उसके पीछे क्या कहानी रही है, भविष्य क्या हो सकता है आकाश आनंद का, जो उन्होंने अभी ट्वीट किया है, एक तरीके से सरेंडर किया है, वो कार्यकर्ता के तौर पर उनका रोल क्या रहेगा, भविष्य क्या रहेगा, ये देखने वाला होगा। आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या सोचना है, ये वीडियो हमने जानकारी दी, इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम राजनीतिक घटनाएं, चर्चाएं आप तक यूं ही हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।